स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर में। आज हम लोग बेटा अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, और आज की क्लास में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस वीडियो में आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। ठीक है, और कौन कौन सी फर्म किस किस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करती हैं, और इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के टाइम पर हमें कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। और लास्ट में जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, तो यहाँ पे भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। बेटा वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट आप लोग अंत तक देखिएगा, सच में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको अगले 3 चैप्टर में भी लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो बने रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। तो बेटा देखो, अब तक हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीख चुके हैं। हम लोग सीख चुके हैं बेटा सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, और न्यू रेशो सीखने के लिए हमें क्या सीखना पड़ा, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। ठीक है, ये इसमें कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। हमें सीखना था हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। उसके बाद हमने सीखा बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और उसके बाद हमने सीखा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व और लॉस। ये चारों वीडियो मैं बना भी चुका हूं और आई होप कि आपने इन वीडियोस को देखा भी होगा। अब इसके बाद हमें जो टॉपिक करना है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग करेंगे ये सेम आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी चलेगा, सेम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी चलेगा, और उसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी चलेगा। तो बहुत सीरियसली आपको इसको समझना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान टॉपिक है जिसका नाम है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिसका नाम है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि बेटा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो बेटा बात करते हैं कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं और उसका नेचर क्या है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बाय नेचर है बेटा वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ये चीजें आप नोट डाउन कर लें। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जिसकी डेबिट साइड में हम लोग सारे लॉस और एक्सपेंसेस दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में सारे इनकम एंड गेन्स दिखाएंगे। ठीक है, और ये हर उस केस में बनेगा व्हेन देयर विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, व्हेन देयर विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है बेटा, इसलिए पीएसआर में भी बन रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन में भी बनेगा, रिटायरमेंट में भी बनेगा और डेथ में भी बनेगा। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए वैसे तो व्हेन एवर देयर विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें हर स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व और लॉस का भी करना पड़ेगा। बट उसमें हमारी एंट्रीज अलग हो जाती हैं केस टू केस। एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होता है,
रिटायरमेंट और डेथ में गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होता है और इसमें अलग होता है। बट हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है बेटा, ये आप चाहे किसी भी केस में बात करें हमेशा सेम बनेगा, हमेशा सेम बनेगा। मींस अगर आपने आज यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख लिया तो ये अकाउंट आपको एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा, डेथ में भी काम आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और हम लोग बनाते क्या है। होता मैंने बाय नेचर बता ही दिया बेटा, नॉमिनल अकाउंट होता है। और व्हेनेवर देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो बेटा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, उस डेट पर, जिस डेट पर हमारे रेशो चेंज हुए हैं, जो भी बैलेंस शीट दे रखी है और उस बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको हम रीवैल्यूड करते हैं और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू दिखा रखी है असेट्स और लायबिलिटीज की, क्या एक्चुअल में उसकी वैल्यूज उतनी है या फिर घट गई है या फिर बढ़ गई है। क्योंकि देखिए समझिए, अब तक ठीक है जो भी हमारी बिजनेस में बैलेंस शीट थी, जो भी असेट्स और लायबिलिटीज थी, वो सब किसकी थी बेटा, ओल्ड पार्टनर्स की थी। वो सब किसकी थी, ओल्ड पार्टनर्स की थी। और आज के बाद जब रेशो चेंज हो रहा है और देयर इज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो ये जो बैलेंस शीट में जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज होंगे वो किसके होंगे बेटा, नए पार्टनर के होंगे। तो नई फर्म स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमारी बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज हैं एक बार उनको रीवैल्यूड कर लेते हैं, एक बार उनकी वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं और हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि जो हमारी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है असेट्स और लायबिलिटीज की, एक्चुअल में उसकी वैल्यू उनसे ज्यादा है या फिर कम है। हो सकता है कि जो हमने बुक्स में असेट्स की वैल्यू दिखा रखी है, रिवैल्यूड करने के बाद वो वैल्यू कम हो जाए या फिर वो बढ़ जाए। ऐसे ही बेटा कोई लायबिलिटी है, हो सकता है वो बढ़ जाए या हो सकता है वो कम हो जाए। इसके अलावा देयर में भी सम अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो हमने एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में दिखा ही नहीं रखी, बट वो किसकी होती है, पुरानी फर्म की। उन सबको हमें रीवैल्यूड करना है और उस रीवैल्यूड से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, मींस असेट्स की वैल्यू को रीवैल्यूड किया, लायबिलिटीज की वैल्यू को रीवैल्यूड किया और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा बेटा, उसके लिए वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट से यानी असेट्स की वैल्यू को दोबारा से रीवैल्यूड किया, लायबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यूड कर लिया, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा बेटा वो किसका होगा, वो ओल्ड पार्टनर्स का होगा। क्योंकि आज की डेट पे बैलेंस शीट में जो भी असेट्स और लायबिलिटीज है वो किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की हैं। तो हमें उनका आज ही ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, नई फर्म में वो नए पार्टनर्स की होगी, नए रेशो में बटेंगी, तो इसलिए उस पे आज की डेट पे जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो हमें निकालना है और उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, अब करते हैं हम रिवैल्यूएशन के टाइम क्या क्या एंट्रीज हमें पास करनी पड़ेगी। बस बात करते हैं अब हम लोग रिवैल्यूएशन के टाइम पर क्या क्या जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। जर्नल एंट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, क्योंकि आप समझिए कि अब जो बोर्ड में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आता है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और उसमें आजकल वो लोग आपसे एंट्रीज पूछते हैं। तो जब जब रिवैल्यूएशन हुआ होगा तो वहां पे हमें उसकी एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एंट्रीज। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारी जो असेट्स हैं उसकी हमारी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू कितनी है। ठीक है, और फिर हमें देखना है उसकी नई वैल्यू आफ्टर वैल्यूएशन कितनी है। अगर हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है, मतलब हमारी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है कम, ठीक है, और रिवैल्यूएशन के बाद वैल्यू आती है ज्यादा, तो बेटा ये हमारे लिए प्रॉफिट है। ठीक है, और प्रॉफिट से क्या होगा, हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। हम लिखेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी हमारी असेट्स बढ़ी है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कब, व्हेन आफ्टर रिवैल्यूएशन
वैल्यू ऑफ असेट्स इज मोर देन बुक वैल्यू। ठीक है, जब हमारी रिवैल्यूएशन के बाद असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जितनी वैल्यू बढ़ी है वो हमें यहां पे रिकॉर्ड करनी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बैलेंस शीट में एक मशीन थी जिसकी वैल्यू 50,000 थी। ठीक है, हमने उसको रिवैल्यूड किया तो पता चला आज के टाइम पे मार्केट में उसकी वैल्यू 80,000 है, तो यहां पर हमें फायदा हो गया बेटा, हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 30,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। जितनी वैल्यू बढ़ी है या घटी है वो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। ठीक है बेटा, दूसरा, अगर हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो मैं यहां पे एक बार ये लिख देता हूं, व्हेन वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज। आफ्टर रिवैल्यूएशन। दूसरा केस, अगर हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, अगर हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, ये हमारे लिए लॉस है क्योंकि हमारी बुक में उसकी वैल्यू थी ज्यादा, बट जब हमने उसकी वैल्यू को रीवैल्यू किया तो पता चला कि हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ माल उधार बेचा था, हमारे डेटर थे, ठीक है, पता चला उसमें से कुछ पैसा डूब गया या फिर डूबने की संभावना है, तो इट इज अ लॉस फॉर फर्म। ठीक है, लॉस है तो इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, और हम अपनी असेट्स की वैल्यू को, पर्टिकुलर जो हमारी असेट्स है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ये कब होगी बेटा, व्हेन वैल्यू ऑफ असेट्स डिक्रीज। ठीक है, जैसे तो बेटा इस एंट्री के लिए भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारी बुक में हमारी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपए। रिवैल्यूएशन के टाइम पता चला कि इसकी 10% वैल्यू हमें डेप्रिशिएट करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो हमारी बुक वैल्यू है 2 लाख रुपए, उसको 20,000 रुपए हमें घटाकर नई बुक की फर्म्स में दिखाना पड़ेगा, नई बुक्स की फर्म में दिखाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो एंट्री होगी वो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू असेट्स अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू असेट्स अकाउंट। तो बेटा दो एंट्री हो गई, पहला असेट्स की वैल्यू रिवैल्यूएशन से बढ़ जाए या फिर असेट्स की वैल्यू रिवैल्यूएशन के बाद कम हो जाए। तीसरी एंट्री करते बेटा अनरिकॉर्डेड असेट्स की। अनरिकॉर्डेड असेट्स बेटा वो असेट्स होती हैं जो उस डेट पर, जिस डेट पर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किए, हमारी बुक्स में वो रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, बट क्योंकि अब हमारे फर्म की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिकॉन्स्टिट्यूट आवर फर्म, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास पहले की कोई असेट्स है, ठीक है, तो वो किसकी पुरानी फर्म की है, हमें उसको अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए, और ये हमारे लिए फायदा है क्योंकि हमारे पास एक ऐसी असेट्स मिली है जिसका हमारी बैलेंस शीट में पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर अनरिकॉर्डेड असेट्स, फॉर अनरिकॉर्डेड असेट्स। ठीक है बेटा, तो ये जो 3 एंट्रीज हैं ये किसकी की बेटा, हमने असेट्स की एंट्री की है। इसके बाद हम एंट्री करेंगे बेटा जब हम लायबिलिटीज को रीअसेस करेंगे है बेटा, इसके बाद जो हमारी बैलेंस शीट में उस डेट पर लायबिलिटीज दे रखी है। अब यहाँ लायबिलिटीज का मतलब क्या है बेटा, लायबिलिटीज का मतलब इंटरनल लायबिलिटी यानी पार्टनर्स कैपिटल नहीं है। ठीक है, लायबिलिटीज में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसका ट्रीटमेंट हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। यहाँ लायबिलिटीज का मतलब है आउटसाइड लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिख देता हूं। यहाँ पे लायबिलिटीज का मतलब है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, हम उनको भी रिवैल्यूड करेंगे, उनकी वैल्यू भी दोबारा से कैलकुलेट करेंगे कि आज की डेट पर जो हमारी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है लायबिलिटीज की वो ज्यादा है या वास्तव में उनकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखेंगे
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हमारी बुक में हमने क्रेडिटर्स लिखे हैं कम, बट जब उसको दोबारा से वैल्यूड किया गया तो पता चला कि हमें तो और भी ज्यादा अमाउंट पे करना है। कोई क्रेडिटर ऐसा था जिसकी वैल्यू हमने कम लिखी हुई थी या उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो यहां पर हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और लायबिलिटी का बढ़ना फर्म के लिए लॉस है। लायबिलिटी का बढ़ना फर्म के लिए लॉस है। तो यहां पे हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न लायबिलिटी अकाउंट। कंसर्न का मतलब जो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, जो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। ये है इंक्रीज इन द लायबिलिटीज, इंक्रीज इन द लायबिलिटीज, ठीक है बेटा। तो पहला केस किया जब हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। इसके बाद दूसरा केस हो सकता है कि हमारी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए। अब क्वेश्चन है कि लायबिलिटी की वैल्यू कम कैसे हो सकती है। मान लीजिए हमने बुक में जितने क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, जब हम लोग उनको ट्रेस करने गए तो उनमें से कुछ क्रेडिटर नहीं मिले, तो यहां पर क्या हुआ, हमें फायदा हो गया। मतलब जितने क्रेडिटर्स हमारे थे उनमें से कुछ क्रेडिटर्स की हमें पेमेंट नहीं करनी है, तो यहां पर हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये कहते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, और ये हमारे लिए बेनिफिट है, ये हमारे लिए फायदा है। अब यहां पर क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रहे हैं, इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे। तो हम लिखेंगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और हमें फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यह है डिक्रीज इन द लायबिलिटीज। इसके बाद एक और केस आता है, वो है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कौन सी होती है, जिसके बारे में हमने अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, जिसके बारे में हमने अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। जब हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही थी तो उस डेट पर जब हमने अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी चेक की और वास्तव में हमने अपनी बुक्स को देखा तो पता चला कि कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो हमें पे करनी थी, बट अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है, ठीक है। या कोई एक ऐसा क्रेडिटर है जिसके बारे में हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और यहां पर लायबिलिटी क्रिएट हो गई बेटा, हमें पे करनी पड़ेगी, तो ये हमारे लिए लॉस है, ये हमारे लिए लॉस है। तो यहां पे बेटा एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ये लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ी तो हमने क्रेडिट कर दिया, जो भी कंसर्न लायबिलिटी उसका नाम आप लिख देंगे, ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब बात करते हैं कुछ खर्चे जो हमें रिवैल्यूएशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर करने पड़ेंगे, उनके लिए हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। तो बेटा एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है कि जब हमारी फर्म अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेगी, देयर विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अ फर्म हैव टू बियर सम एक्सपेंसेस। रिकॉन्स्टिट्यूशन के कुछ काम, कुछ प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें कुछ खर्चे पे करने पड़ते हैं। अब उन खर्चों का बेटा दो तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला ये कि फर्म वो सारे खर्चे खुद ही पे कर दे, फर्म वो सारे खर्चे खुद ही पे कर दे, तो इसको भी हम रिवैल्यूएशन के टाइम का किया गया खर्च मानेंगे, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का खर्चा रिवैल्यूएशन में हम लोग दिखाते हैं और ये आपके लिए लॉस है, तो इससे हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है बेटा। कब, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, रिकॉन्स्टिट्यूशन के खर्चे कैश में पे कर दिए, फर्म ने पे किए, फर्म के लिए खर्चा था, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, टू कैश अकाउंट कर दिया, कैश में से हम उसको माइनस करके दिखा देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि फर्म
खुद रिकॉन्स्टिट्यूशन के खर्चे ना करके किसी एक पार्टनर को अपॉइंट कर देती है जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का सारा काम संभालेगा और उसके बदले फर्म उसको एक रेम्युनरेशन दे देती है। उसके बदले फर्म उसका एक रेम्युनरेशन फिक्स कर देती है कि आपको सारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम देखना है और उसके बदले हम आपको इतना पे करेंगे। ये भी फर्म के लिए खर्चा है और ये भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में ही दिखाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट फर्म के लिए तो खर्चा ही है, ठीक है, टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उस पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दोगे जिस पार्टनर को ये काम दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, रेम्युनरेशंस पेड, रेम्युनरेशंस पेड टू पार्टनर, ये उसकी एंट्री है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हमने उसको रेम्युनरेशन पे किया है किसी कंसर्न पार्टनर को और हमने उसके साथ ये बात की हुई है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी खर्चे हैं वो सब आपको ही बियर करने हैं, तो इस केस में क्या होगा बेटा, वो सारे खर्चे कौन उठाएगा, पार्टनर उठाएगा, और हमें वहां पर कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर हमें कोई भी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। कब, दोबारा से बताता हूं, अगर हमने पार्टनर को जितना रेम्युनरेशन पे किया है उस रेम्युनरेशन में अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के खर्चे भी इंक्लूड हैं, ठीक है, तो हम ये मानकर भी चलेंगे, ठीक है, वो सारे खर्चे जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम के फर्म को उठाने चाहिए थे वो कौन उठाएगा, पार्टनर उठाएगा। तो यहां पर फर्म की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। बट मान लीजिए यहां पर पार्टनर वो खर्चे पे ना करे और फॉर द टाइम बीइंग फर्म उसके बिहाफ पर ये खर्चे पे कर देती है, फर्म पार्टनर्स के बिहाफ पे खर्चे पे कर देती है। इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमने रिवैल्यूएशन के टाइम पर बी को अपॉइंट किया जो कि हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम संभालेगा, और हमने उसको कहा कि हम इसके लिए आपको 10,000 रुपए रेम्युनरेशन पे करेंगे, बट आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन के सारे खर्चे भी बियर करने पड़ेंगे। तो हमारी ये पहली एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 20,000 राइट। बट अब क्वेश्चन में दे रखा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के खर्चे 12,000 आए, 5,000 आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो 12,000 आए चाहे वो 5,000 आए। हमने बी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, बी को हमने उस चीज के लिए पैसा दे रखा है, ऑल एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द बी, तो वी डोंट हैव टू रिकॉर्ड एनी एंट्री। बट मान लीजिए जो खर्चे बी को पे करने थे रिकॉन्स्टिट्यूशन के 10,000 रुपए, वो उस टाइम बी ने पे नहीं किए और उसके बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिए, उसके बिहाफ पर, रिमेंबर दिस थिंग, मैंने वर्ड बोला उसके बिहाफ पर, क्यों, क्योंकि हमने बी को अपॉइंट किया हुआ था और बी को हमने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी कि आप सारे खर्चे बियर करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग बी ने वो खर्चे पे नहीं किए और बी के बिहाफ पर फर्म ने वो खर्चे पे किए हैं, तो हमें यहां पर एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, और उस एंट्री को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट। मतलब हम क्या करेंगे, बी से वो पैसा ले लेंगे, ठीक है, इसलिए हमने बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और हम अपने कैश या बैंक के बैलेंस को उतना ही कम कर देंगे। बट क्योंकि वो खर्चे बी को बेयर करने थे जिसके ब्याज पर हमने पे कर दिए, तो हम उसको बी से रिकवर करेंगे, ठीक है। फर्म पेड एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, तब ये एंट्री होगी ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ठीक है बेटा। तो अब अपने को क्या करना है बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी रिवैल्यूएशन के टाइम पर हमें फायदे हुए, ठीक है, फायदे कौन कौन से, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, और इसके अलावा अनरिकॉर्डेड असेट्स, वो सब रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद जितने भी हमें लॉस हुए वो सब हम रिवैल्यूएशन की
डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और रिवैल्यूएशन पे लॉस कौन सा होगा बेटा? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और एक्सपेंसेस ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। फिर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हमारा क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन का ज्यादा है तो वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा, और अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है तो बेटा वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आएगा। और उसको हमें क्या करना है, जितना भी प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें मिलेगा उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में। तो उसकी एंट्री क्या होगी बेटा? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है बेटा, ठीक है। ओल्ड, और ये कब कैसे बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर लॉस होता है तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर करंट अकाउंट, जैसा भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या है? ये सब एंट्रीज हैं जो हमें रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के टाइम पर करनी पड़ती है, ठीक है। अब टाइम आ गया है बेटा जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड पूछूंगा। है बेटा क्वेश्चन आंसर टाइम, जिसमें कि मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आज के ही क्लास से रिलेटेड होंगे। बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं बेटा, बट आई थिंक आप लोग शायद बेसिक नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तभी शायद आप लोग जवाब देना नहीं चाहते, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या रिवैल्यूएशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म के हर केस में बनाया जाएगा, जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इफ फर्म पे एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, अगर हमारी फर्म अपने पार्टनर के बिहाफ पर कुछ खर्चे पे करती है तो उसके लिए फर्म अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री पास करेगी, ठीक है बेटा। तीसरा क्वेश्चन है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। बता देता हूं, क्रेडिट साइड से काफी ज्यादा डेबिट साइड के कंपोनेंट हैं, आपको उन सब के नाम बता रहे हैं, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत कीजिए बेटा, लगे रहिए।